ट्रांसवर्स और रिकॉर्डिंग, ठीक है, हो गया। ओके, तो हम लोगों ने दो टाइप ऑफ वेव पढ़ा था। दो टाइप ऑफ वेव कौन कौन से? तो ट्रांसवर्स था और सेकंड था अपने पास लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल लो या फिर उसको बोलते हैं, बहुत जगह देखोगे वैसे साउंड वेव के नाम से डायरेक्टली बोला जाता है कि साउंड वेव है, बट कैटेगरी वाइज हम बोलते हैं तो बोलते क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये भी लास्ट क्लास में बता दिया था, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि आपको बेटा 11th क्लास में वेव चैप्टर ही है, उसमें सब कुछ ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बहुत डेप्थ पे नहीं जा रहा। तो अपन बात कर लेते हैं वेवलेंथ के बारे में। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि वेवलेंथ होता क्या है। वेवलेंथ पता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत चीजें बता दी थी, पर स्टिल मैं साइड में बताता हूँ, ध्यान देना। जो वेव, देखो ध्यान रखना, जो वेव अपने प्रोपागेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब वो चिढ़क जा रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर किसी तरह का वो मोशन दिखाती है, किसी तरह का डिस्टरबेंस दिखाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो ट्रांसवर्स वेव है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मान लिया पानी में पत्थर मार दिया, तो वहां पे जो रिपल्स बनते हैं, वो रिपल्स कैसे हैं? वेव अपने पास, मान लो अगर पानी में पत्थर मार, तो अपने को पता है कि यार वेव चल कर अपने पास आ रही है, लेकिन जो पानी है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। अपने को दिखता है कि यार वो उनका मूवमेंट, जो पानी की जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। साइन वेव भी वन ऑफ द एग्जांपल है वो। अब ये क्या होता है साइन वेव, बाद में देखोगे क्या होता है नहीं होता, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा? एक ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या चीज है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। जैसे साउंड जब हम बोलते हैं तो क्या होता है? कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो पार्टिकल्स पास आएंगे, दूर जाएंगे, पास आएंगे, दूर जाएंगे, और एनर्जी आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। कोई ये अपने को पता है कि देखो भाई, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे माउथ के पास का जो पार्टिकल वो चलते चलते क्या तुम्हारे कान में जाकर बोल दिया, देखो सर ने ये बोला था, नहीं ऐसा नहीं है। वो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रांसफर करते जा रहे हैं। कैसे? कंप्रेशन और रियरफैक्शन करते हुए, ठीक है। तो उस तरह का जो वेव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मान लो डायरेक्शन इधर है, वेव के जाने का डायरेक्शन उधर है, तो वो ऐसे है, कंप्रेस में है, फिर उसके बाद रेयरफैक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अपने पास हो क्या रहा है कि इसमें कहानी ऐसी है कि भाई कंप्रेशन रेयरफैक्शन होते हुए एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तो हम बोल दिए ये क्यों, कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन अभी तक हम जितना वेव जानते थे, चाहे दोनों ही वेव हो, ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को छोड़ के जितने ही वेव होते थे, जैसे स्ट्रिंग है, गिटार बजाते तो वो भी कौन सा वेव होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है, क्योंकि उसमें गिटार की जो स्ट्रिंग हो क्या होती है? ऊपर नीचे हो रही होती है। लेकिन हम ये जितने वेव जानते थे, इन सारे वेव में एक चीज तो अपने को पता है कि यार कोई पार्टिकल तो होना चाहिए। गिटार में स्ट्रिंग है अपने पास, उसी पे वेव चल रहा है। पानी में अगर हमने, अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने वैक्यूम में पत्थर मारा तो रिपल अपने को दिखेगा, ऐसा तो है नहीं। पानी में मारोगे तभी दिखेगा। तो इसका मतलब क्या, वहां पे पानी जो है वो मीडियम है। बोल रहे हैं तो आवाज आपके पास जा रही है, मतलब अपने पास जो अगल बगल के जो एयर है, जो गैस पार्टिकल, वो क्या है? मीडियम है। तो जो नॉर्मल वेव्स होती थी, इनको क्या चाहिए होता था? मीडियम चाहिए होता था। ये नॉर्मल वेव्स की बात है, इनको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। लेकिन ये भाई साहब जो है ना, ये बड़े करमाती से शुरू से, ये शुरू से ऐसे करमाती थे, बोलते थे चलो तुम्हारा नियम तुम अपने पास रख लो, मैं तो कुछ अलग ही चलूंगा, तुम्हारा थोड़ा मानूंगा, थोड़ा नहीं मानूंगा। तो कष्ट इनके साथ ये था कि इनको कोई मीडियम मीडियम नहीं चाहिए था। नॉर्मल वेव चाहे वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, उनको मीडियम चाहिए था, बट इसको मीडियम नहीं चाहिए था, कोई मीडियम नहीं चाहिए। दूसरी चीज, कैटेगरी कौन सी आती है? तो इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी है, तो इसकी कैटेगरी आती कि अगली कहानी इसकी क्या है। तो अगली कहानी ये है कि अब इस वेव से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, उस पर बात कर लेते हैं। वेव से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज है? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी उस पर बात कर देते हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो क्या क्या था? वेवलेंथ था, फ्रीक्वेंसी था, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था वेवलेंथ क्या होता है। तो भैया वेवलेंथ क्या होता है अपने पास? वेवलेंथ उस चीज को बोलते हैं जो किसी भी वेव को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम लेंथ चाहिए हो, दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। तो अपने पास प्रॉपर्टीज जो इससे भी रिलेट होंगी वो सेम है जो नॉर्मल वेव से रिलेट होके आती है, ठीक है। लैम्डा जिसको अपन बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। सेकंड है फ्रीक्वेंसी जिसको एफ से डिनोट करते हैं, बहुत जगह तुम इसको देखोगे तो न्यू से भी डिनोट करता है,
वी लिख के उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा कर दो, उसको बोलते हैं न्यू। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो नॉर्मल वेव में भी आपको दिखती है। ठीक है, मैं इस पर नहीं बात कर रहा क्या है नहीं, नॉर्मल वेव पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको 11th क्लास पूरा वेव चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा बहुत जानना जरूरी था तो बता दिया। नेक्स्ट है अपने पास वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या चीज है? तो वेव नंबर क्या है? ये इनवर्स ऑफ लैम्डा है। ठीक है, मतलब वेवलेंथ का क्या है? इनवर्स है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज एसोसिएट होती है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। लैम्डा इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। अब ये तीनों है क्या, इसके बारे में अपन डेफिनेटली थोड़ा बात करते हैं कि इन तीनों का इंपॉर्टेंस क्या है, ये तीनों यहाँ पे क्यों है। एक सेकंड रुक जाओ, फटाफट में देखो क्या सीन। चलो ठीक है, ओके। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि तीनों है क्या। वेवलेंथ हमने लास्ट क्लास में बात कर लिया था, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पे आते हैं। बेटा इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि अपन आगे बढ़ पाए। स्क्रीनशॉट ले लो, या जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लो फटाफट, ठीक है। कोई मीडियम नहीं चाहिए, ट्रांसवर्स वेव है, खेल खत्म, प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। एक और भी इसमें प्रॉपर्टी है, उसको लास्ट में सबसे बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों से रिलेट करके बात की है, उसको लास्ट में बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में कि तीनों है क्या। वेवलेंथ तो मैंने बता दिया था कि वेवलेंथ क्या चीज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है उससे बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऐसे डिफाइन करते हैं अपन कि, अच्छा बताओ ये फ्रीक्वेंसी वर्ड कहां से आती है? फ्रीक्वेंटली से आती है। अपने को दिख रहा है ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली एक जैसा दिखता है। तुम देखोगे ना ये फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज है ना, ये फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनके ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। अगर देखो जैसे मेरा ये लैपटॉप का चार्जर है, निकल जा भाई, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी जरूर लिखा हुआ होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, यहाँ देखो, तुमको दिखेगा नहीं वैसे, पर तुम चार्जर्स के ऊपर देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा हर्ट्ज करके, 50 to 60 हर्ट्ज, इस पे भी जैसे लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी वेव या कोई भी चीज कितनी फ्रीक्वेंटली की जा रही है। अभी ये तो फ्रीक्वेंटली अपने पास लैंग्वेज में बात हो गया, मैथमेटिकल टर्म कैसे बोलेंगे? तो मैथमेटिकली बोलते हैं एक यूनिट टाइम में कोई भी चीज वाइब्रेशन पर की सेकंड। हुई है, वही अपने पास फ्रीक्वेंसी है। क्या बोला? एक सेकंड में कोई भी चीज कितनी बार की गई है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसके टर्म में अगर हम डिफाइन करें तो हम डिफाइन करेंगे ऐसे, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू गिवन पोजीशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेव्स का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ वेव्स का मतलब हुआ कि कितने यूनिट वेव। यूनिट वेव का मतलब क्या हुआ? एक वेवलेंथ, एक लैम्डा के बराबर जितने भी, एक लैम्डा को हम बोलेंगे एक यूनिट वेव। अगर हम बगल में ये बनाते हैं तो बताओ इसमें कितने यूनिट वेव होंगे? फटाफट बताओ तो इसमें कितने यूनिट वेव है, इसमें कितने वेव्स हैं? फटाफट बताओ जल्दी। 3। बहुत लोगों ने बोला सर नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलेगा। ऑसिलेशन बोल दो, नंबर ऑफ वेव्स बोल दो, सब चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें बताओ इसमें कितने यूनिट वेव्स हैं? फटाफट बोलो। कुछ कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 7। बेटा देखो ये फटाफट, यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया? 1 2 3, और ये 3 के बाद ये वाला जो पार्ट है वो अपने पास एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने पास कितना हुआ? 3 वेव कंप्लीट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये कितना है? आधा है। तो कितना होगा टोटल? 3.5। तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट वेव्स कितने हो गए? 3.5। अगर हम बात करें यूनिट वेव के टर्म में तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए? 3.5। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, अगर इसका लेंथ जो है इस पूरे यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है मेरे पास 7 मीटर। अगर ये लेंथ है मेरे पास 7 मीटर, तो बताओ इसका वेवलेंथ कितना होगा? फटाफट कैलकुलेट कर दो बेटा, इसका वेवलेंथ कितना होगा इस वेव का। अगर लेंथ है इसका 7 मीटर, तो बताइए इस वेव का वेवलेंथ कितना होगा? 2।
2 फटाफट बताइए बेटा कि इस वेव का वेवलेंथ कितना होगा। सर हेडफोन लगा लीजिए। 2 उनको नहीं सुनाई देगा सिद्धांत। क्या हो जाता है मेरे लैप। हाँ जी हेडफोन लगा रहा हूँ, ठीक है रुक जाओ एक मिनट। इसका वेवलेंथ कितना होगा तो बताओ। इसमें टोटल वेव्स कितने हैं, 3.5 है। तो एक वेव का लेंथ कितना होगा भैया, 3.5 का वेव लेंथ जो है वो 7 है। यूनिटरी मेथड लगाओ ना। पूरे लेंथ, ये पूरा लेंथ कितना है 7 मीटर है। तो एक वेव, अब इतने में कितने वेव्स हैं 3.5, तो एक वेव का लेंथ कितना हो गया 2 मीटर। ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो देखो इसको, यहां से लेके यहां तक का लेंथ अगर 7 मीटर है तो एक इस वाले का लेंथ कितना आ रहा है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 है। तो इस एक छोटे वाला जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा अपने पास 1 मीटर। टोटल वेवलेंथ कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा, तो टोटल वेवलेंथ जो आएगा वो कितना जाएगा 2 मीटर। या ऐसे बोल सकते हो, वेवलेंथ का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली ऐसे बोलूं, लेंथ टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ वेव्स। टोटल लेंथ 7 है, नंबर ऑफ वेव 3.5 है, तो कितना हो गया 2 मीटर। देखो इस वेवलेंथ निकालने में किसी को कोई समस्या हुआ तो सर वेवलेंथ खोपड़ी में नहीं गया, बाउंसर चला गया। अगर चला गया बाउंसर तो बताओ फटाफट, में आप बताओ उसको दोबारा, वरना अपन आगे बढ़ेंगे। चलो मैं ईयरफोन लगा रहा हूँ, कोई तो बोल रहा था ईयरफोन लगाइए सर। हाँ बताइए क्या समस्या है भाई, किसको क्या समस्या है, जल्दी बोलिए। सर ये समझ में नहीं आया, ऐसा है कुछ। सर हेडफोन लगाइए। हाँ लगा लिए बेटा जी, अब आगे बोल। आगे कुछ नहीं। अबे बेटा पढ़ाऊं कैसे, लैपटॉप पे लगाया ना, ये कष्ट है थोड़ा सा, ठीक है। जब समस्या हो तो ओके। मैसेज कर दो, ठीक है। हाँ तो अपने पास कहानी यहां तक पहुंच गई। ठीक है, तो अपने वेवलेंथ निकालने सीख गए वहां से उस कंडीशन से, ठीक है। तो अपने फ्रीक्वेंसी कैसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं किसी भी जगह से जितने नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगे 1 सेकंड में, वो अपने पास हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। या ऐसे भी बोलते हैं इसको डायरेक्टली डिफाइन करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो बोलते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम क्या है 1 सेकंड अपने पास पता है, ऐसा यूनिट क्या होता है टाइम का, सेकंड होता है। तो यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो इसको मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा इन चीजों पे, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बेटा इसको आपको दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। इसकी यूनिट क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट अपने को पता है, यूनिट क्या होती है भैया, तो यूनिट अपने पास होती है स्टैंडर्ड यूनिट हर्ट्ज। ये किसको बोलते हैं 1/सेकंड को बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है। 1/सेकंड क्या बोलते हैं हर्ट्ज, अगर तुम इसकी यूनिट की बात करो, ठीक है ओके चलेगा। यहां तक किसी को कोई समस्या है नहीं है। फॉर्मूले पे आते हैं कि फ्रीक्वेंसी का किसी और से क्या रिलेशन होता है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो आप डायरेक्टली ध्यान रखो, किसी को डेरिवेशन चाहिए होगा तो क्लास लास्ट होगी तो रुक जाना कि डेरिवेशन कैसे हुआ, मैं ऐसे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो फ्रीक्वेंसी है न्यू, न्यू का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ये है वेलोसिटी ऑफ वेव, या स्पीड लिख लो, इसको ज्यादा बेटर है। बी से लिख देते हैं, चाहो तो स्पीड या वेलोसिटी दोनों में यूज करो, उसको कोई दिक्कत है नहीं, बट स्पीड ज्यादा बेटर है, लिख लो इसको स्पीड। स्पीड ऑफ वेव ये क्या है वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली ध्यान रखिएगा बेटा, फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। एक और भी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला वहां से मैंने आपको बता सकता हूँ, वो फॉर्मूला अपने पास क्या है, तो नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, बेसिकली डेफिनेशन से तुम चाहो तो ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले में किसी को कोई समस्या है तो बोलिए फटाफट, वरना अपन आगे बढ़े। डेरिवेशन नहीं बता रहा, वैसे आसान है बहुत, बट डिस्कस नहीं कर रहा, लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, जिसको समझना हो समझ ले। जरूरत नहीं है डेरिवेशन का यार, ऐसा कुछ है नहीं। फॉर्मूला याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, खेल खत्म है यहाँ पे, ठीक है। चलो
स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इसलिए लिए हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर क्या चीज है? अब देखो इसको थियोरेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, डिनोट इसको कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करने का दो तरीका है। कभी कभी न्यू के ऊपर भी डंडा बना के तुमको दे देगा, और कभी कभी लैम्डा के ऊपर भी डंडा बना के देता है। दोनों ही वेव नंबर से वेव नंबर बताता है। ठीक है, ये थोड़ी अजीब सी चीज है कि न्यू के ऊपर भी लैम्डा, न्यू के ऊपर भी डंडा और लैम्डा के ऊपर भी डंडा, ये दोनों ही वेव नंबर कहलाते हैं। बहुत बार तुमको देखेगा कि ये यूज करेगा, बहुत बार ये यूज करेगा। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यूनिट से चेक कर लो कि वेव नंबर है या नहीं है। ठीक है, चलो वेव नंबर होता क्या है, तो देखो प्रैक्टिकली समझो पहले कि वेव नंबर क्या होता है। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल बना रहा हूँ, जो जैसे पहले बनाया था उस सेम वैसे एग्जांपल बना रहा हूँ। दिख रहा है ना वहां तक? दिख रहा है वहां तक? हाँ ठीक है, दिख रहा है, फाइन। अब देखो वेव नंबर है क्या, उस पर दिल पे मत लेना सर ये ऊपर नीचे अपने बनाया नहीं, मान लो सबका एम्पलीट्यूड क्या है सेम। ठीक है, ओके। वेव नंबर क्या है, तो वेव नंबर बोलते क्या है कि 1 मीटर में जितना नंबर ऑफ वेव्स आप छू सकते हो वही किसी भी वेव का वेव नंबर कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 सेकंड में कितना वेव, और वेव नंबर क्या है, 1 मीटर में कितना वेव। मैं इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी था 1 सेकंड में कितना वेव, वेवलेंथ है 1 मीटर में कितना वेव, यही है आपके पास वेव नंबर। ठीक है, कैसे, फॉर्मूला इसका क्या है तो अपने को पता है, फॉर्मूला इसका है ऐसे सिंपल, 1/λ। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा का यूनिट क्या रहेगा, मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 1/मीटर, मतलब क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोलते हैं सिंपल इनवर्स ऑफ वेवलेंथ और नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ या फिर इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, WL का मतलब है वेवलेंथ। ठीक है, अब यहां समझो कि यहाँ पे तुम कैसे, अगर मान लो मैं इसका लेंथ बोलता हूं 1 मीटर, ध्यान देना बेटा, इसका लेंथ है 1 मीटर, तो बताओ इसका वेव नंबर क्या होगा, क्या कहना है, 1 मीटर में या 1 यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे वही किसी का भी वेव नंबर कहलाएगा। चलो इसमें काउंट करो नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं 1 मीटर में, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव और 4 वेव, और है ना 1 2 3 और 4। तो अपने पास ये जो है वेव नंबर, वो वेव नंबर डायरेक्टली आपके पास क्या हो जाएगा, वेव नंबर मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ 4, यूनिट क्या रहेगा मीटर इनवर्स। चलो फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि 1/λ, इसका लैम्डा निकालो, लैम्डा निकालोगे तो क्या आएगा, 4 वेव है, एक वेव का लेंथ कितना आ गया 1/4, तो 1/1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो वैसे भी चाहोगे तो तुम बोल सकते हो 4 मीटर इनवर्स। कैसे बोला, वेवलेंथ इसका कितना आ जाएगा 1/4, क्यों, क्योंकि कितने वेव्स है 1 2 3 और 4, मैंने पिछला वाला फॉर्मूला बताया था आपको। तो वेवलेंथ आ गया 1/4, 1/1/4 करोगे तो आपके पास क्या आ गया 4 मीटर इनवर्स। इसमें कोई समस्या है ये समझने में, फटाफट बोलो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। खोपड़ी में किसी को नहीं गया हो कि सर नो बॉल चला गया, बताइए फटाफट। नोट्स कब मिलेगा, पहले समझ ले नोट्स कब मिलेगा। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया है, जल्दी बोलो। सारी जनता को क्लियर है वेव नंबर क्या चीज होती है? यस सर। वेव नंबर क्या चीज होता है, क्लियर है? शीतल शिवम सब बोल रहे हैं क्लियर है, कोई ऐसा है इसको खोपड़ी में नहीं गया है? चलो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वेव नंबर क्लियर है।
अब आगे आते हैं, मिटा दे रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना था किसी को तो ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्योरी वाली चीज नहीं है जो अपने को ये चाहिए, नोट्स वाली जो समझने वाली चीज है वो मैं समझाते जा रहा हूँ, तो नोट्स के लिए परेशान नहीं हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ये अब काफी है। भाई रिजल्ट आ जाएगा आज, तो पता नहीं आज मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक आ जाएगा या कल आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है चलो मिटा रहा हूँ इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, ओके। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना बहुत जरूरी है वेव नंबर का, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसको लेकर, ओके। नेक्स्ट आते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, तो तुम ऐसे सिंपली बोल सकते हो कि मैक्सिमम लेंथ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या फिर अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो पैरेलल डायरेक्शन में जितना वो जाता है पार्टिकल, कोई भी मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है वही एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। इस केस में बोलो तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या कहलाती है कि आपकी एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम ऊपर में कितना जा रहा है, मैक्सिमम कितना क्रेस्ट या ट्रफ जा रहा है, दोनों में से कोई भी बोल दो, क्रेस्ट बोल दो या ट्रफ बोल दो, तो कितना मैक्सिमम लेंथ ले रहा है वही अपने पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ठीक है, तो क्रेस्ट या ट्रफ का जो मैक्सिमम लेंथ है वो एम्पलीट्यूड है, और सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के दरमियान जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया गया है पार्टिकल के द्वारा उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। कोई भी पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है जब वो वेव बना रहा है, ऑसिलेशन जब कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। कोई समस्या है इस एम्पलीट्यूड में, कोई ऐसा है इसको समस्या है, अपने किसी काम का नहीं है एम्पलीट्यूड। जब तुम वेव पढ़ोगे तब तुम्हारे काम का है, अपने काम की तीन चीजें थी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर। कोई समस्या है इसमें, चलो कोई कुछ नहीं बोला, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये चीज है ना जो थोड़ा अपन फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि बस इसमें बेसिक चीजें अपने काम में लेनी, पढ़ना तुमको दोबारा है ही है, ठीक है। तो जो बेसिक जरूरत है इसे अपन पढ़ ले रहे हैं। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे वापस एक चीज और, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैंने बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इसका क्या लेना देना है, तो इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना ये है कि इस केस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है तो जिस डायरेक्शन में इसका प्रोपागेशन है, मतलब तुमने पत्थर मारा है पानी में तो तुम्हारी तरफ वेव आ रही है, तो तुम्हारी तरफ वेव आ रही है मतलब उसका वो प्रोपागेशन का डायरेक्शन होगा। तो जिस डायरेक्शन में प्रोपागेशन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इसको सिंप्लीफाई करके समझा दिया जाता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में प्रोपागेशन है उसी डायरेक्शन में अगर जिस डायरेक्शन में प्रोपागेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में प्रोपागेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एग्जांपल क्या है इसका, देखो अब इसको मैं बना देता हूँ, समझने में थोड़ी समस्या तुमको होगी क्योंकि अब ये 3D नहीं है, तो थोड़ा इसको प्यार से देखना। मान लो केमिस्ट्री हो रहा है कि इधर जा रही है फिजिक्स हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी करेगा, ठीक है। तो अगर वेव उधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये बोर्ड के प्लेन में है, उधर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, एक तो ये खुद ही और एक ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी। अगर मैं बोर्ड को मान लो एक परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा दूसरा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसा थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, समझ लो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस जो है वो आउटसाइड ऑफ बोर्ड है,
एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तुम्हारे पास ये चल रहा है वेव, और वाई एक्सिस जो है ये बोर्ड का प्लेन पे है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेंगे, तो समझो कुछ इस तरीके से वेरिएशन होगा। ये एक चल रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से चलता होगा। ये जेड एक्सिस पे चलेगा तो कुछ इस तरीके से चलता होगा। सर 3 मार्कर को पकड़ के बता दीजिए। अगर ये है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर तुम्हारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये है तुम्हारे पास जेड वाले में, ये है तुम्हारे पास वाई वाले में, और ये भाई साहब कौन से वाले में है, एक्स एक्सिस में है। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अगर प्लेन की बात की जाए तो ये वाई एक्स प्लेन है, ये जो है ये तुम्हारे पास एक्स जेड प्लेन है, और ये जो चल रहा है वो किस पे चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है। बस समझ लो कि ऐसा होता है, काम खत्म, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। किससे परपेंडिकुलर होते हैं, जिधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन से दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। कोई समस्या किसी को है तो फटाफट बोलो कि सर ये खोपड़ा में नहीं गया, हमारा नोबल चला गया है। सर एक बार और बता दीजिए। इस पर रिसर्च नहीं करना अपने को, इस सुनाई नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दे फील्ड रहा होता हमको। क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे वेरी करता है, क्यों वेरी करता है। फिर भी किसी को रिसर्च करना हो तो आराम से जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो मेरे साथ फुर्सत में बैठ, ठीक है। लेकिन अभी मैं रिसर्च के, अभी मैं नहीं बोल रहा तुमको रिसर्च करो, क्योंकि हमसे सरकार भी नहीं चाहती कि रिसर्च करें हम। 31 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया, भैया 31 तारीख तक तो स्कूल नहीं खुलेंगे। चलो क्या है, ठीक है। 31 जुलाई? ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ पूछ रहा है, हेडफोन लगाइए तो कोई डाउट पूछेगा। अरे भाई मेरे, जो डाउट पूछेगा वो मैसेज कर देगा, मैं हेडफोन लगा लूंगा। काहे समस्या ले रहे हो, काहे परेशान हो। देखो परेशान नहीं हो, ठीक है, खुश रहो, जिंदगी में खुश रहो। ऐसे समस्या लेके नहीं काम करना होता है, मजे लेके काम करना होता है, ठीक है। मजा नहीं लोगे तो फिर पढ़ने का क्या ही है। चलो ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, आगे आते यार तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ ली। पहली चीज तो पढ़ ली कि भैया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर चल रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि भाई साहब आपके पास ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसको चलने के लिए किसी भी तरीके का मीडियम का जरूरत नहीं है तो खुश, नहीं है तो भी खुश, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरी चीज हमने देख ली उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, भाई कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेव नंबर होगा, एम्पलीट्यूड होगा, ये सारी चीजें उसमें भी एसोसिएट होगी जो नॉर्मल वेव्स में रहती है। बस नॉर्मल से अलग क्या है कि ये विदाउट मीडियम चल सकता है, सारे वेव्स को मीडियम कंपलसरी है। अब वेव्स के साथ प्रॉपर्टी क्या थी दो, जो हम लास्ट क्लास में बोले थे कि वेव जो होगा वो दो तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है, वो क्या है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये भाई साहब भी दिखाते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये भी दिखाता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। होता क्या है अपने कोई लेना देना नहीं है कि क्या होता है, बस होता है कुछ तो होता है, ठीक है। चलो यहां तक तो समस्या है, तो समाधान हो गया। लेकिन हुआ क्या कि एक वक्त बीतने के बाद बहुत लोगों को कष्ट होने लगा, जिसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम था प्लैंक, मैक्सवेल, आइंस्टीन सर, क्रॉम्पटन सर। तो इन लोगों को बहुत कष्ट होने लगा, ठीक है। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि यार ये जो लाइट वाइट है ना, ये लाइट बड़ी खतरनाक है, मतलब ये ना जैसा हम अपन एनालिसिस करते हैं हमेशा वैसा दिखाता होता नहीं है, कुछ तो इसमें घपला होता है। तो लोगों ने उसको स्टडी करना शुरू किया कि आखिर लाइट के साथ क्या समस्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं हम, लेकिन कुछ समस्याएं हैं इसके साथ। और वो कुछ समस्याएं कैसी थी, तो पहली समस्या थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पता नहीं है क्या है, एक समस्या था। दूसरा समस्या था ब्लैक बॉडी
रेडिएशन। तीसरा समस्या था वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। चौथा समस्या, ऐसे समस्या बहुत सारी थी, ठीक है। चौथा समस्या था एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कौन सा? लाइन, ठीक है। अब इन सारी समस्याओं पे हम विस्तृत में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये क्या था ना, ये जो नलायक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इन तरह की चीजों को दिखाने लगा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कुछ इसमें घपला होता था, वेरिएशन इन स्पेसिफिक हीट में इसमें कुछ लेना देना था, और एटॉमिक रेडिएशन भी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम था जिसमें लाइन देखने को मिलता है, जिसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो अपने। इन चारों का फोटो ले लो, और इन चारों के वजह से एक चीज जो है, ये चारों जो थे वो एक डायरेक्शन दिखाना चाहते थे, जो बताना चाहते थे कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कहना चाहते हो, ये एक्चुअल में पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, मतलब वेव नेचर नहीं दिखा रहा है। इन चारों से हमें ये पता चलता था कि ये पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, वेव नेचर नहीं दिखा रहा है। अब ऐसा क्या था कि इससे पता चला कि पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, वेव नेचर नहीं दिखा रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे। बस ये चारों का भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एक एक करके बात करना है स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करेंगे बीबीआर पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बात करते हैं, ठीक है। चलो मैं इन सबको मिटा रहा हूं और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बात करते हैं। चलो बताओ ब्लैक बॉडी होता क्या है, फटाफट बोलो तो ब्लैक बॉडी क्या होता है। सर क्या फायदा बोलने का, सुनेंगे नहीं आप। अरे जो काला है उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं, और क्या। मेरे को भी बोल दोगे सर आप भी ब्लैक बॉडी। A body, okay, राशि बोली, a body that can absorb all radiation, ठीक है, ओके। और कोई? नहीं। ब्लैक बॉडी अपन बोलते क्या है? देखो ब्लैक बॉडी का मतलब होता है absorb and emit all kind of radiations। काइंड ऑफ का मतलब हुआ ऑल, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। मतलब क्या है कि ब्लैक बॉडी हम उस बॉडी को बोलते हैं जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है। सिर्फ एब्जॉर्ब करना नहीं होता, एब्जॉर्ब भी कर सकती है और एमिट भी कर सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी, ठीक है। मतलब देखने में काला उसको ब्लैक बॉडी नहीं बोलते, ओके। मत बोल देना सर आपका माइक जो है वो ब्लैक बॉडी है, नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ब्लैक बॉडी का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि सारे तरीके के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और एमिट करता है, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी क्यों यूज किया गया? कोई बता सकता है मेरे को सब ब्लैक बॉडी क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? जबकि आपका माइक तो है वो ब्लैक बॉडी है नहीं, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, फिर भी ये ब्लैक वर्ड क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? ब्लैक तो कलर है अपने पास। हाईएस्ट ऑब्जर्विंग कोई पावर ऐसा है जो अपना ज्ञान बांटना चाहता है? सुनेंगे तब ना बांटेंगे। ब्लैक बॉडी का इससे क्या लेना देना, रेडिएशन से, और ये ब्लैक कलर से इसका क्या लेना देना? अमरजीत बोल रहा है एब्जॉर्बर। देखो एक्चुअल में क्या है ना, ब्लैक कोई कलर नहीं होता, अपने को पता है। अपने को क्या पता है कि देखो कोई भी, ये अपने को ब्लैक क्यों दिखता है, माइक या फिर हेयर ब्लैक क्यों दिखता है? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट में जितने भी रेडिएशन है, लाइट का रेडिएशन मतलब क्या हुआ, जो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, कुछ भी है, उन सबको ये क्या करता है, हेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। तो बेसिकली ऐसा है कि ये जब लाइट के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और किसी, अब यहाँ पे डेफिनेशन पे जाओ, जो सब सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, तो थोड़ा बहुत इसके साथ मैचिंग है ना, कि ये भी क्या करता है, ये जो कलर है, ये कलर मतलब हम इसे इनफैक्ट बोल देते हैं कलर, बट ये एक्चुअल में क्या कलर है ही नहीं। ब्लैक कोई कलर नहीं होता। ब्लैक का मतलब क्या होता है कि वो जो सारे लाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो हम बस लाइट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, यहाँ हम ब्रॉडली बात करते हैं कि सारे रेडिएशन, सिर्फ लाइट नहीं,
सारे रेडिएशन। तो इसलिए हम वहां पे टर्म यूज करते हैं ब्लैक। ब्लैक का मतलब क्या हुआ कि जो सबको ही एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन एब्जॉर्ब के साथ एमिट भी होता है, जो यहाँ पर हम डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड यूज किया गया ब्लैक। और ब्लैक कोई कलर नहीं होता, ये तो सबको पता है। ओके, Chris Gale कहानी यहाँ पे ये observes होगी कि every ब्लैक color, बॉडी रेडिएशन में every कुछ ऐसा radiation. हुआ था जिस वजह से हमने को लगा कि ये भाई साहब पार्टिकल नेचर दिखाते, वेव नेचर नहीं दिखाते। क्या हुआ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जब इस पे रिसर्च चल रहा था तो एक ग्राफ प्लॉट किया गया। ठीक है, बस वो ग्राफ में थोड़ा सा बता देता हूं, इसके डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे। इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ प्लॉट किया गया। जिसको इंटेंसिटी पता है उसको पता होगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बोलते हैं। इंटेंसिटी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो इसमें दिखता क्या था कि दो टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया गया था। टेम्परेचर टीए और ये है टेम्परेचर टीबी। तो टीए और टीबी का जब ग्राफ प्लॉट किया गया दो अलग अलग टेम्परेचर पे, तो अपने को देखा गया कि जो टीबी भाई साहब है वो क्या है, टीए से ज्यादा है। टीबी भाई साहब जो है वो टीए से ज्यादा है। और इससे ये पता चलता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो ब्लैक, तो कोई ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है, शुरू से लेके अंतिम तक का सारा लैम्डा ये कवर करता है, सारे रेडिएशन दिखा रहा है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, ये कभी जाके इसमें टच नहीं करेगा, ये एकदम इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, एसिम्पटोट बनाएगा, किसी को पता है तो ये लास्ट तक एकदम चलते चला जाएगा, मतलब सारे रेडिएशन को ये दिखाएगा। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो लो वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है उसका अमाउंट बढ़ रहा है। टेम्परेचर को बढ़ाया, टीबी बढ़ा है, तो लो वेवलेंथ वाले का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो गया। टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो हाई वेवलेंथ वाले का इंटेंसिटी ज्यादा हो गया। और ये जो प्रॉपर्टी ये बताती थी, इस प्रॉपर्टी को अगर वेव नेचर से चाहे डिफाइन करना तो नहीं कर सकते थे। ये प्रॉपर्टी ही तब आती जब इसको डिफाइन करते पार्टिकल नेचर से। क्यों करते थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि वेव नेचर से डिफाइन करते तो सारे वेवलेंथ बराबर बढ़नी चाहिए, लेकिन पार्टिकल नेचर से ही ये डिफाइन हो सकता है कि कोई एक वेवलेंथ ज्यादा आ रहा है, ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, दूसरे वेवलेंथ से कम अमाउंट में आ रहा है। मतलब क्या है, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी मैं समझा दूंगा। बट ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ ने वेव नेचर की लंका लगा दी कि भैया वेव नेचर में कोई तो पंगा है। ये ग्राफ बताता है अपने को कौन सा नेचर अपने को डिनोट करता है, ये ग्राफ डिनोट करता है अपने को पार्टिकल नेचर। देखो, इसको नहीं समझ में आया तो मारामारी करने की जरूरत नहीं, बस ग्राफ ध्यान रख लेना, काम खत्म। क्योंकि कोई इसमें कोई खास वाली चीज ऐसी है नहीं समझने के लिए। ठीक है, आगे आओगे तो मैक्सवेल साहब का जब ग्राफ पढ़ाया जाएगा तुमको 12th तक, तो फिजिक्स में समझ में आ जाएगा क्या है, बट अभी मारामारी करने की जरूरत नहीं। एक चीज बताता हूँ तुमको, देखो ऐसे, जैसे मान लो आयरन है। अब आयरन को जब अपन गर्म करते हैं तो गर्म करना जब स्टार्ट करोगे तो दिखेगा क्या कि पहले वो डल रेड कलर का होता है, मतलब रेड कलर मान लो, थोड़ा सा हल्का रेड कलर, डल रेड होगा। फिर देखोगे तो रेड होगा, फिर देखोगे तो ये व्हाइट हो जाएगा। तो ऐसे क्या ना कि इसके कलर जो है वो चेंज होते जाते हैं जैसे उसका टेम्परेचर आयरन को गर्म करते जाए। तो ये सोच के अजीब लगता है कि लोहे को गर्म करे तो सफेद कैसे हो जाए, होता है। ठीक है, पहले रेड होगा, डल रेड होगा, फिर रेड होगा, फिर व्हाइट होगा, अलग अलग कलर, ब्लू भी तुमको देखने को उसमें मिल जाएगा। ओके, तो ये जो चीज है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन तभी पॉसिबल ही है जब अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अपने पास पार्टिकल नेचर दिखाएगा। अगर वेव नेचर दिखाएगा तो ये ऑब्जर्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। और क्या बोलना चाहते हो, ब्लैक कलर लाइट कर दो। अरे भाई, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये कलर है। ब्लैक कलर जैसे हेयर है। अच्छा एक बात तो, अंधेरा हो गया तो अंधेरा में क्या बोलते हैं, काला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं अगर लाइट है ही नहीं, कहीं कोई कलर है ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक है। मतलब ये जो अपना हेयर है, हेयर भी क्या कर रहा है, लाइट को सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ कोई लाइट ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। हम देखते क्या है, जो चीज रिफ्लेक्ट होकर अपने पास आती है, अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपने आंखों में नहीं आएगी तो हम नहीं देख सकते। यहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपने आंखों में नहीं जा रही है, किस लाइट को छोड़ ही नहीं रहा है, तो हम बोल देते हैं कि भैया इसका कलर क्या है, ब्लैक। अंधेरा में क्या होता है, कोई लाइट नहीं होता, कोई रिफ्लेक्ट होकर अपने पास आंखों में नहीं आने वाला, तो हम क्या बोलते हैं, वहां क्या है, ब्लैक। क्या रिपीट कर दूं, चलो ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिपीट करता हूँ। ठीक है, मतलब क्रिस गेल पे कोई लाइट इफेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या, फिर से बता रहा हूँ। देखो मैं मानता हूँ ये थोड़ा बाउंसर जाएगा, ठीक है, बट अपने को बहुत ज्यादा ये 11th क्लास में पढ़ना भी नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें हैं इससे रिलेट करके मैंने बता दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, उससे ज्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं।
डेप्थ में इसको आप जब आगे आओगे 12th क्लास में तो स्टीफेंस डायग्राम वगैरह पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि चीज क्या है। ठीक है, देखो क्या है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट किया गया किसी एक ब्लैक बॉडी को लेकर। अब वो जो ब्लैक बॉडी है अगर वो पार्टिकल नेचर दिखाती तो उसको ये ग्राफ बनाना था, और अगर वेव नेचर दिखाती तो उसको ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए था। देखो ऐसे ग्राफ बनता, अगर वेव नेचर दिखाती ऐसे बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ नहीं बन रहा था, ये ग्राफ बन रहा था। ठीक है, और ये ग्राफ जो है ये वेव नेचर का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये पार्टिकल नेचर का ग्राफ है जो ये बन। और इसी से अपने को पता चल गया कि भाई साहब जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो एक्चुअल में क्या है कि वेव नेचर ना दिखा के पार्टिकल नेचर दिखाता है। ऐसे समझ लो। ठीक है, अब इस ग्राफ पे नहीं जा रहा मैं, क्या है नहीं है, ऐसे क्यों बनना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं बनना चाहिए, वो बहुत अलग साइंस, वो बहुत अलग चीज है। आप 12th क्लास थोड़ा पढ़ोगे स्टीफेंस डायग्राम में, अभी इतने के लिए आपके लिए काफी। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? वैष्णवी डन है? ठीक है, चलो तो ये अपने पास कहानी हो गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड। फोटो खींच लो इसका फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे आते हैं। देखो मैं मानता हूँ इसमें समस्या है, मैं मानता हूँ कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको बाउंसर जाता होगा। ठीक है, तो बस इतना सा देखो, इसमें तुमको इतना ध्यान रखना, मैंने थोड़ा बता दिया, बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि देखो सर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमको पता चला था लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर, खेल खत्म। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पार्टिकल नेचर बताता है, खेल खत्म हो गए। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो ये सारा जो करामात है ना, ये सारा करामात किए थे प्लैंक साहब। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो प्लॉटिंग वगैरह था, इसका ऑब्जर्वेशन था, वो प्लैंक साहब ने किया। ठीक है, तो सॉरी, ओके, तो प्लैंक साहब का करामात किया। तो देखो उन्होंने क्या बताया कि देखो जो ये ब्लैक बॉडी होती है, ये ब्लैक बॉडी जो वेव नेचर को पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट करके पार्टिकल नेचर बता रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो अगर वो पार्टिकल तो उसके पास एनर्जी भी होगा, क्योंकि अगर वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उनसे पूछा गया कि भैया बताइए कि वो कौन सा पार्टिकल है जो आप कहना चाहते हैं कि मूव कर रहा है, उस पार्टिकल का नाम क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, तो प्लैंक साहब कहते हैं, प्लैंक साहब कहते हैं कि उस पार्टिकल का जो नाम होगा, उस पार्टिकल का नाम होगा क्वांटा। ये कौन सा पार्टिकल नेचर दिखाया, पार्टिकल नेचर दिखाया तो बताइए कौन सा पार्टिकल था, तो उस पार्टिकल का नाम होगा क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या होता है, तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। इसको क्या बोल दिया उन्होंने कि ये क्या है, एक्चुअल में पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया चलिए पार्टिकल है तो उसके पास एनर्जी है, तो मूव तो कर रहा है, तो बताइए उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो उन्होंने बताया कि देखिए भाई साहब, ये जो क्वांटा भाई साहब है ना, इनकी जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी, उसके एनर्जी होगा एच, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या क्या बोलते हैं HC बाई लैम्डा। अब बहुत लोग कष्ट में आ गए होंगे कि HC और HC बाई लैम्डा ये कहाँ से जादू हो गया। एनर्जी से पूछा गया कि एनर्जी क्या, दूसरा फॉर्मूला बताया उन्होंने HC बाई लैम्डा। वो जो पार्टिकल है जिसको हम बोल रहे हैं कि वो पार्टिकल नेचर दिखाता है, उस पार्टिकल का नाम क्या है, क्वांटा। और क्वांटा एक्चुअल में चीज क्या है, तो है पैकेट ऑफ एनर्जी। देखो ये पूरा पूरा फिजिक्स है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी में निकल रहा हूँ, अपने केमिस्ट्री वाले पार्ट पे फटाफट आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। फिर भी किसी को समस्या हो तो बोलना कि सब थोड़ा स्लो होगी। ठीक है, तो अपने को यहाँ से एक चीज बस याद रखना है, ये याद रखना है, एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। रट्टा मार जाओ इस फॉर्मूले को। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, HC बाई लैम्डा या एच न्यू। अब एच न्यू क्या चीज है और एच क्या चीज है, देखो तो यहाँ एच जो है, एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, टी क्या तो है? 6.67 इंटू 10⁻⁻34
जूल सेकेंड। ये ध्यान रखना, ये जूल पर सेकंड नहीं होता, ये जूल सेकेंड होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। न्यू क्या है अपने पास? फ्रीक्वेंसी। क्या लिखता हूं मैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो। तो अपने पास क्या हो गया? न्यू हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एच जो है वो क्या हो गया अपने पास? प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट थिंग कि भैया ये न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन आ गया? ये आपने सी बाई लैम्डा कैसे लिख दिया? देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वो वेवलेंथ का मैंने फॉर्मूला भी बताया था तुमको। अगर फॉर्मूला याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था तुमको, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ठीक है। और चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? सी बाई लैम्डा। तो तुम न्यू बराबर चाहो तो क्या लिख सकते हो? सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो। ठीक है। तो न्यू इक्वल टू क्या हो गया? बी बाई लैम्डा या सी बाई लैम्डा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो होती है उसको हम सी लिखते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी तुम इसकी जो वैल्यू होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है भैया? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर। जूल सेकेंड। उधर से मतलब नहीं है, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। फैन लाइट आ गया कर दो। ठीक है। तो एच सी बाई लैम्डा। खेल खत्म, फॉर्मूला याद रखना। यही तक अपने पास कहानी है। अब पूछो इसमें कोई समस्या आ जाए। पूजा मेरे को ईयरफोन लगा लेंगे। चलो पूछो फटाफट, कोई समस्या तो। सर बोर्ड पे एक अच्छे से नहीं दिखता है। अभी भी नहीं दिख रहा? नो सर, क्लियर नहीं दिख रहा है वो कॉर्नर वाला, उस साइड का या इस साइड का? राइट साइड का। ये वैल्यू नहीं दिख रहा है क्या? नो सर। बेटा वो जो लिखा है ना, मैं लिख देता हूँ यार। देख वहां प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा है, वो कितना लिखा है? 6.67 इंटू 10⁻⁷ उधर दिख रहा है? यस सर। वही लिखा है ना यहाँ पे, 6.6 इंटू 10⁻⁷, बस 7 उड़ा दिया। एच की वैल्यू लिखी है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो यहाँ लिखा है सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। हाँ क्वांटम, इसी को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी बेटा। क्वांटा से आया वर्ड, दैट इज क्वांटम थ्योरी। क्या अच्छा लगता है? देखो बाउंसर जाएगा थोड़ा सा, बट अपने को फोकस बस इतना रखना, एनर्जी की फॉर्मूला एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। उसके अलावा तुमको कुछ नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। दाल चावल रोटी ठीक है, सैंडविच ये सब चीज खाना चाहिए। डन है। खाना हमको नहीं अच्छा लगता है बेटा यहाँ तो कोई समस्या है किसी को? चलो ठीक है, बढ़े आगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत ये थियरी वाला पार्ट कर लिया। फटाफट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है एक, a radiation has frequency 10⁵ किलोहर्ट्ज। ठीक है। फाइंड एनर्जी। फटाफट कैलकुलेट करो इसको। एक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁵ किलोहर्ट्ज। बताइए इसकी एनर्जी क्या हो? कोई बात नहीं बेटा, इसको समझ में नहीं आया परेशान नहीं हो।
बेटा फटाफट कैलकुलेट करो इसको। ओके राशि बोल रही है 6.6 इंटू 10⁻⁻26। चलो ठीक है, बस एक फॉर्मूला, इतना पूरे कहानी का जो रिजल्ट है, जो समरी है वो इतना सा है। एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। रट्टा मार के बैठ जाओ, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब अपने को क्या दिया है, न्यू तो दिया ही है, फ्रीक्वेंसी दी है अपने को, ठीक है, और एच की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34। जब बहुत ज्यादा देखोगे ना, ये एक और चीज ध्यान रखना, 6.6, 6.67 या 6.26 भी यूज करता है, 6.626। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हो, तो अपन 6.6 यूज करो, उतने में कष्ट नहीं है अपने को, अपन 6.6 लेके चल लेते हैं। ठीक है, 6.6 10⁻34 ये एच की वैल्यू हो गई। न्यू की वैल्यू कितनी दी है, 10⁵ किलो हर्ट्ज दिया है, तो अपने को इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, एसआई में, दैट इज हर्ट्ज। और कैसे चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 10⁵ इंटू 1000। ये हो गया अपने पास क्या, फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना हो गया, 5 और 3 8, तो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁸, ये कितना हो गया, तो 6.6 इंटू 10⁻26। और एनर्जी है, इसका यूनिट था जूल सेकंड, और इसका यूनिट क्या था 1/सेकंड। सेकंड गया, या हर्ट्ज इंटू जूल, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है 1/सेकंड। तो अपने पास ये क्या आ गया 6.6 इंटू 10⁻26 जूल। कोई समस्या है इसमें तो बोलो फटाफट, सर खोपड़े में नहीं गया, पार कर गया। कोई समस्या है इसमें किसी को, जल्दी बोलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके साथ आज की सभा अपन समाप्त कर देंगे। इसी क्वेश्चन में एनर्जी की जगह वेवलेंथ निकालो, कितना होगा, लैम्डा की वैल्यू निकालो फटाफट, कितनी होगी। क्या रिलेशन आएगा, अपने को पता है रिलेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ v होता है, और इसके v के बजाय क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अपने को ये पता है, ये निकालना है, ये पता है, c क्या होगा, तो 3 इंटू 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। फटाफट लगा के बताओ लैम्डा क्या है, और उसके साथ आज की सभा समाप्त कर देंगे। चलो यहां से लिखता हूं मैं, तो लैम्डा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, c बाई न्यू। c कितना है, तो 3 इंटू 10⁸, और न्यू अपने पास कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 10⁵ इंटू 1000, ये पूरा गया, तो लैम्डा, ये न्यू कितना, सॉरी लैम्डा कितना आ गया 3, यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। कोई समस्या है किसी को, देखो इसमें कोई समस्या है तो बोलो फटाफट, सर लैम्डा निकालने में दिक्कत हुआ हमने, यूनिट क्या रहेगा, मीटर। ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर। एक चीज हमेशा फिक्स रखना, शायद स्टार्ट में मैंने नहीं लिखा था, स्पीड जो होता है, स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो हमेशा क्या रहता है, c, और c की वैल्यू कितनी होती है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कांस्टेंट है। स्पीड क्या होता है, c, अपन डिनोट करते हैं, और c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलो अभी तक में कोई समस्या है, ये दो फॉर्मूला लैम्डा और ये एनर्जी में कोई समस्या है, दो फॉर्मूला जो पढ़े इसमें, कोई कुछ बोलना चाहता, 1/3 कैसे आ गया बेटा, ठीक है, कोई समस्या है इसमें, फटाफट बताओ कि सर कोई समस्या है तो
अपन देखे, वरना आज की सभा समाप्त करें अपन। चलो ठीक है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। ओके ठीक है बेटा, तो आपको मॉड्यूल्स तो आई गेस ग्रुप में मिले ही होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, बट स्टिल मैं फिर से दोबारा भेज दूंगा। क्वेश्चंस करो, और मैं हर बार बोलता हूँ ये चीज, आपको जहां से क्वेश्चन मिले वहां से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछिए, कोई समस्या हो तो आप पूछा कीजिए, बट काम कीजिए, ठीक है। आलसपंती मत दिखाइए। और सरकार, हम गवर्नमेंट ने 1 महीना और बढ़ा दिया है, मैं उम्मीद कर रहा था शायद कुछ बीच में चांसेस बने, लेकिन अब 1 महीना तो और डायरेक्टली बढ़ ही गया है। तो जैसा भी है, जो भी रिसोर्सेज है अपने पास, उतने में अपने जब बेस्ट कर सकते हैं तो वो करेंगे ही करेंगे। ऑब्वियस है कि मैं ये चीज कभी नहीं, मैं मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है मानना, आई डोंट नो आपके साथ क्या है, कि ऑनलाइन से बहुत सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ी चीज, मतलब थोड़ा आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप ठीक ठाक कर सकते हो, बट बेस्ट के लिए ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं हो पाता। मुझे भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होता है। नीट नहीं, नीट का भी कुछ नहीं आया, नीट का पोस्टपोनमेंट का भी कुछ नहीं आया, बट हाँ मोस्ट प्रॉब्ली होगा ही पोस्टपोन, जो सिचुएशन है मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन बोलता है कि शायद 15 अगस्त के आसपास होना चाहिए, नीट या जेई दोनों। हाँ बहुत सारे ऐप्स बैन हो गए। चलो ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। किसी को डेरिवेशन वगैरह ये समझना है ना, कि कुछ नहीं है डेरिवेशन यार, फर्जी सा कहानी, बट स्टिल किसी को समझना है तो रुक जाओ, अदरवाइज आज की सभा समाप्त, ठीक है। सर फ्रीक्वेंसी को सी मतलब वेलोसिटी बाय लैम्डा कैसे लिखते हैं, तो ऐसा इसको समझना है। अरे बोलो, किसी को समझना है तो बोलो, वरना फिर छोड़ देंगे। तो ऐसा इसको समझना है, बोलो हाँ ना बोलो। यस सर, समझा दो। ठीक है, चलो ठीक है। देखो ये फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला अपने पास था, फ्रीक्वेंसी बराबर जो अपन लिख रहे थे कि सी बाय लैम्डा या वी बाय लैम्डा, ये कैसे लिखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, फटाफट बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने वेव्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, चलो 5 ही बना देता हूँ, ठीक है। 5 वेव है, ओके। अब इस क्वेश्चन अगर तुमको बोला गया कि ये पांचों वेव इस जगह से पास किए हैं, और इस जगह से पास होते हुए ये जगह का ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, ये 5 वेव को पास होने में जो टाइम लगा है, मैं टाइम बता दे रहा हूँ, ये जो टाइम लगा है वो लगा है मान लो 10 सेकेंड्स, ये 5 वेव्स को पास होने के लिए, ठीक है। और ये जो पांचों वेव्स हैं, ये जो लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो टोटल लेंथ है, ये मान लो मेरे पास है 20 मीटर, 20 मीटर लेंथ है और टाइम लगा है 10 सेकेंड। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए इसका फ्रीक्वेंसी आप क्या लिखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी अपने पास एकदम बेसिक डेफिनेशन से चलो, 1 सेकंड में जितना वेव पास करेगा वही फ्रीक्वेंसी है। 10 सेकंड में कितना वेव पास किया, तो नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ वेव्स कितने यहाँ लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ लैम्डा या नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं, 5 है। तो फ्रीक्वेंसी अगर अपने को बोला जाए यहाँ लिखने के, तो अपन सीधे फ्रीक्वेंसी बोल देंगे कि सर 1 सेकंड में 5 वेव पास कर रहा है 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना पास क्या होगा, हाफ। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, हाफ हर्ट्ज, ठीक है। वेवलेंथ अपन ऑलरेडी निकाल दी, कैसे वेवलेंथ निकाले, तो 20 मीटर में कितना वेव्स है उस नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि लैम्डा लिखो, तो आपने लैम्डा क्या लिखा, तो आपने लैम्डा लिखा है क्या, अगर इसका वेवलेंथ कैसे लिखा, तो नंबर आपने क्या लिखा, वेवलेंथ टोटल लेंथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेव्स, ये लिखा ना।
लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। अच्छा ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं ऐसे, अच्छा एक बात बताइए, ये जो वेव है वो 20 मीटर कितने सेकंड में जा रहा है? कितने सेकंड में जा रहा है? 10 सेकंड में जा रहा है। अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? s/t, यही होता है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अगर मैं इस वेव की वेलोसिटी की बात करूं तो वेव की वेलोसिटी कितना आएगा? 20 मीटर जा रहा है 10 सेकंड, ठीक है। तो वेव की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया? 2, ठीक है ना, वेव की वेलोसिटी हो जाएगी 2। और अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस अपन नहीं लिख सकते, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से देख के देखो, यहां से डिस्टेंस क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये जो लेंथ है, ये जो पूरा लेंथ है, इस लेंथ को तुम क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन, देखो इधर देखो, लेंथ को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन नंबर ऑफ वेव्स। लेंथ को लिख सकते थे ना। अच्छा अब यहां देखो, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यही तो होता है ना, कितने वेव्स कितने सेकंड में। तो नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या आ गया? v बाई न्यू। और क्या, ये समझ में आ रहा है कैसे गया? लेंथ क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। और नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। न्यू के बजाय चलो यहाँ एफ लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिख लिया, काम खत्म। वेवलेंथ बराबर क्या आ गया? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल से समझा दिया तुमको। अब वेलोसिटी यहाँ अगर तुमको बोलेगा वेलोसिटी क्या बोलोगे? तो वेलोसिटी बोलोगे 20/10। तो ये वेलोसिटी कितना आ गया आपके पास? 2। अरे यार क्या है, इसको बंद करो, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है। तो नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? 5 है। और कितने टाइम में आ रहे हैं? 10 सेकंड में। लिख लो फ्रीक्वेंसी। चलेगा? डन है भाई? कुछ ऐसा कोई 30 मार्क खाने वाला ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझाने के लिए है ये, Yes, ठीक है। sir. लेंथ अपॉन नंबर ऑफ वेव्स बोलते हैं अपन इसको। लेंथ को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन नंबर ऑफ वेव्स। और टाइम वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। डन है? कोई ऐसा है जिसको ये फर्जी सा एग्जांपल समझ में नहीं आया? कोई कुछ बोलना चाहता है भाई? बोलो फटाफट। किसी को कुछ नहीं बोलना? डन है? जो पूछा था कौन बोल रहा था सर बता दीजिए। जिसने बोला था बेटा उसको क्लियर है? सर मैंने बोला था। यस सर, क्लियर है। अच्छा वैष्णवी, यस। ठीक है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ तो v की जगह क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके। और फिर आएंगे बोर्स मॉडल पे। चलो ठीक है।